गो लाइव किया नहीं हमने अभी, पहले किया नहीं था। नहीं पहले किया नहीं था, अब कर दिया। तो अब अभी तो ये लिखा रहा है प्रीव्यू लेकिन अब टाइम। अच्छा ठीक है। अब हो गया। हम्म। तो फिर पहले हमारा आ गया। पीपीटी उसमें जाना ना, पहले में पेपर में। पेपर में आना है। तो मैं चला जाता हूँ पहले एज में। पेपर ही चल रहा है। अच्छा बस ये लाइव है ना? लिंक है। नहीं लिंक, लिंक भेज रहे हो ना? ये लाइव स्टार्ट हो गया ना सर इधर? हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटा हम लोग पहले पेपर डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो ऑन द टॉपिक अवर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट पे स्पेशली जो कल बात कर रहे थे हम लोग। तो उससे पहले आज हम देखेंगे जो जो क्वेश्चन है वो आप लोग रिडॉक्स, उससे दोनों काम हो जाएंगे कि रिडॉक्स की प्रॉब्लम भी डिस्कस हो जाएंगी और पेपर भी डिस्कस हो जाएगा। गुड आफ्टरनून बेटा, तान्या, साक्षी, गुड आफ्टरनून। श्लोक, फरहीन, गुड आफ्टरनून। पेपर कैसा रहा बेटा? पेपर कैसा किया गया आपका? बिकॉज इसमें हमने प्रॉब्लम जो है डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग डीपीपी नहीं किया था आपने, बट प्रॉब्लम डिस्कस की थी कुछ जो मैंने आपको ये चैप्टर करवाया था। तो पहले आपका क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। याशा, अच्छा है बेटा, अच्छा रहा आपका, वेरी गुड। विश्वजीत, गुड आफ्टरनून। चले बेटा पेपर स्टार्ट करूं मैं। देखो अभी जैसे आपको सब चीज़ें बताई गई होंगी कि अभी आपका जो इस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, फिर आपका कुछ पार्ट्स के बाद आपका फेज टेस्ट होगा, मतलब सारे चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तो फिर एक बार दोबारा हमारे कई सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो एक बार अब करेंगे, दो बार, फिर बाद में रिहर्सल होगा तो आपका तो फिर बेटर रहेगा बेटा। तो लेट्स स्टार्ट, चलें? आर यू रेडी? बहुत कम स्टूडेंट हैं, इतना सारा स्टूडेंट इनरोल है फिर भी 100 के आसपास, लेकिन क्लास में बहुत कम आता है। इट इज़ नॉट गुड थिंग। आई ऑलवेज से यू कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया करना है तो आपको हमेशा ग्राउंड पे रहना चाहिए, ग्राउंड के बाहर नहीं, ग्राउंड पर परफॉर्मेंस का पता लगता है। और ग्राउंड हमारा क्या होता है? हमारा टेस्ट होता है बेटा, है ना? तो टेस्ट में हमेशा जितने भी स्टूडेंट हो, आप दूसरों को भी करेज करो, आपस में भी इसका बड़ा बेनिफिट होगा। ये बेटा आज फर्क नजर नहीं आएगा, ये जब फाइनल एग्जाम दोगे ना फिर नजर आएगा आपको लगेगा कि सर ठीक कहते थे। तो ये मिस्टेक अब नहीं करो, फिर अगर मिस्टेक कर दिया तो 1 साल और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो हमेशा का एक्सपीरियंस है ना बेटा, इतने सालों से हम ये देख रहे हैं। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि क्लासेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करो। क्लासेस में, और खास करके कुछ वो बच्चे जो होते हैं डीपीपी या टेस्ट होता है तो उसमें आते ही नहीं, हो कहते क्या करेंगे। नहीं बेटा, बहुत गलत ये थिंकिंग है। अगर नहीं तो अदरवाइज नुकसान हो जाएगा, वो आपको ही होगा नुकसान, किसी और को नहीं होना है, आपको ही होना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रहा करो क्लास के अंदर। अब वो बहुत बड़ी गलती है ना कि अगर मान लो आप क्लास के टाइम, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर क्लास के टाइम लेट तक 2 बजे तक पढ़े थे, रात 3 बजे तक। आपके एक्सक्यूज ऐसे ही तो होते हैं, सर ठीक हूं बेटा, आज ओके हूं, कल तो मेरी आवाज ही बंद हो गई थी, उसके बाद तो बहुत पोजीशन खराब हो गया था, बट नाउ आई एम ओके, परसों जो था।
तो बेटा मैं देखो एक बात बताता हूँ, अक्सर हमारे साथ भी होता था, हर इंसान के साथ होता है कि कई बार सुबह हम कहते हैं कि रात को मम्मी पापा हम तो लेट तक पढ़े, 3 बजे तक, सुबह क्लास के टाइम उठ ही नहीं पाए। तो बेटा जब सुबह हम 7 बजे, हमें इतनी हिम्मत नहीं है 8 बजे उठने की, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो लोगों को कहाँ से कंट्रोल करेंगे आगे चल करके। तो ये बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी ब्रेवरी यही है कि सुबह फटाफट उठना, जल्दी उठना, टाइम पर रेगुलर पहुंचना, एक दिन नहीं डेली दिन। ये भी एक तपस्या है बेटा, जो ये कर पाएगा ना उसको फल मिलेगा और उसके रिजल्ट ही अलग होंगे। जब हम अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते तो बाकी किसी को गवर्निंग कैसे करेंगे हम? हमेशा याद रखो ये बात। मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जब मेरे ऑफलाइन बच्चे सामने होते थे तो उनके पास सिंपल सा एक पॉइंट कहता था, बेटा अगर सुबह 7 बजे तक या 6 बजे आपको अपने ऊपर पड़ी हुई चद्दर रजाई हटाने की हिम्मत नहीं है तो फिर क्या है आप में, फिर क्या कर सकते हो? इतनी हिम्मत नहीं कि अपने ऊपर पड़ी हुई चद्दर हटा दें। हम उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, फिर दोबारा बंद करके सो जाते हैं, 1 घंटा फिर चला गया। तो यही चीजें होती हैं बेटा जो सबसे अलग बनाती हैं, रिजल्ट अलग यही बनाती हैं। पढ़ते सभी हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, सेकंड में, फर्स्ट सेकंड रिप्लाई करते जाना बेटा, यस नो। सेकंड नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं। थर्ड, नो नो, ओके बेटा थर्ड में नहीं है। फोर्थ, फोर्थ में किसी को प्रॉब्लम? अप टू 4। फरहीन नाज कह रहे हैं थर्ड में। थर्ड में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कभी भी, ए बी सी इन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हुए हैं तो फार्मूलों में पुट करके देखा करो। जहां पर फार्मूला अनचार्ज बने वो आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। जहां पर आपका फार्मूला जो बनेगा वो अनचार्ज बनेगा, चार्ज नहीं आना चाहिए पूरे फार्मूले में। मतलब यहां पर क्या यूज करना है? यहां आपको यूज करना है, कलर दिखाई दे रहा है बेटा, बेटा बताना, यहां पर यूज होगा जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये वाला लॉ यूज होगा। तो आप हर किसी में देखो जो फार्मूला है उसमें पुट करके देखो, डायरेक्ट जैसे मैं दे रहा हूं आपको, A3 है, BC4 ट्वाइस है, तो A का चार्ज है, एक का देखो +2, तो 3 × 2 +6 चार्ज ये आ गया। B का चार्ज देखो कितना दे रखा है, B का +5। किया भी ये क्वेश्चन पहले, मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को करवाया भी है। 5 × 2 = 10, इस चैप्टर में नहीं तो किसी और में किया होगा, देखो 10। फिर देखो C देखो आपके पास एक C का चार्ज कितना है, -2, तो 4 × 2 = 8, 2 × 16, माइनस के भी 16 आ रहे हैं, प्लस के भी 16 आ रहे हैं, तो कंपाउंड हो गया न्यूट्रल। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। क्लियर बेटा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जनरली देते हैं, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपके पास जितने भी आयंस हैं उन आयंस का सम, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 0 होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड स्टेबल है। तो हमें यही चेक करना है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट सारी है वो आपने चेक करना है। 4 में किसी को प्रॉब्लम? 5 में बेटा प्रॉब्लम किसी को? 5, 6, 7 तक, 5 है मेरे पास किसी का। कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। बिल्कुल सिंपल था बेटा, इसमें तो कोई एक्चुअल पूछ ही नहीं रहा, वो फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा फैक्टोरियल लगाओगे। संगीता कुमारी, साक्षी, अंशिका, शिवानी 5 पूछ रहे हैं आप। देखो ये F जो है ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ F, ये F एक्चुअली FeE होगा, FeE है, तो FeO का फार्मूला आपको लेना है ना। और इसमें कितना है, 0.94 है और इसमें 1 है, तो आपको किसका निकालना है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो X निकाल के लो ना। X कितने आयरन है, 0.94 इज इक्वल टू ये कितना है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज वही वाली बात, सपोज +X पॉजिटिव, माइनस इसका ऑक्सीजन का तो पता है -2 है, तो प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 0.94 × X, और इधर 1 ऑक्सीजन है तो 1 का चार्ज कितना हो गया, 2। जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2.94, तो ऊपर ले जाओगे X इज इक्वल टू 200/94।
तो इस हिसाब से आ जाएगा। ये भी किस पर बेस्ड है, देखो अभी जो लॉ ऑफ केमिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल, नॉट केमिकल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट चलो बेटा 6 तक चले गए थे हम, 7 तक किसी का और प्रॉब्लम, 6 7 8 8 9 में किसी का प्रॉब्लम, 8 9 रेनी का 6 भी आ गया। बैलेंसिंग करना है बेटा, बैलेंसिंग करना है आपको। देखो ये बैलेंसिंग है आपका, IO3 नेगेटिव से I2 बनाना है। एक रिएक्शन ये बना लो, एक दूसरी रिएक्शन I नेगेटिव से जो है आपको सीधा रख लो ना, सीधा बन जाएगा आपका IO3। देखो एक इजी सा तरीका, I2 प्लस I नेगेटिव। अगर मैं यहाँ I का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो +7 आएगा, +5, इधर 0 आ रहा है। देखो यहां से यहां देखोगे तो 5 से 0 मतलब 5 का डिक्रीज हो रहा है, और इधर देखूंगा तो इधर भी +5 है, और इधर I नेगेटिव देखो -1 है। तो यहां से इधर आओगे तो बेटा क्या आएगा, देखो +5 से -1, वो +5 से 0 और ये +5 से -1, तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, देखो इसका मतलब 4 का डिक्रीज हो रहा है। ऊपर वाले में 5 का डिक्रीज हो रहा है, इसका 4 का हो रहा है। तो क्या कर सकते हो आप, देखो बेटा दोनों ही साइड जो है आप इधर 5 ले रहे हो, इधर IO3 नेगेटिव किया ना, x -326 -1 x +5 आ गया, ठीक है। और इधर जो दिया हुआ है वो दूसरे वाले में भी तो I नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ ना, उस तरफ दिया हुआ, इसी तरफ दिया हुआ I नेगेटिव, IO3 रिएक्शन जो था IO3, और इधर एक दे रखा है आपको I नेगेटिव, इधर ही दे रखा है। तो इधर देखो, इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 से -1, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है इधर। ऊपर वाले में 5 का, तो जो इसके लिए 5 का डिफरेंस आ रहा है और इसके लिए 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इंक्रीज करोगे तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। मतलब इंक्रीज करोगे तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5I IO3, फिर बाकी बैलेंस करो, देखो बेटा हो जाएगा 5I नेगेटिव, IO3 अकेला, ये I2 देखो ऑलरेडी बैलेंस है, 5I के हैं, ABCD बताना है आपको, कर लोगे। अब ये 5 और 1 6 है, तो बैलेंस किया 3I2, बाकी और चीजों को बैलेंस करना है, H2O वगैरह को, तो 3O3 है, तो दूसरी साइड में 3H2O डाल देना पहले, फिर 6H पॉजिटिव आ जाएगा इधर, फिर आपको H पॉजिटिव को बैलेंस करना है, तो दोनों साइड उतने OH नेगेटिव डाल देना। तो हमें ABCD निकालना है, पुट करके देख लेना बेटा, कर लोगे, करना, प्रैक्टिस करना। अब पहली बार नहीं हुआ है तो घर पे दोबारा करके देखना बेटा, जो गलत हो गए हैं उनको दोबारा करके देखना, तो सही हो जाएगा ये। 7 के बाद 8 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम, 8 अप टू 8। बैलेंसिंग जो होता है ना, अगर किसी को करना ही नहीं आता है, बैलेंसिंग नहीं सीख पा रहा है, तो आप रिवर्स क्वेश्चन भी रख लिया करो, लास्ट के लिए रखा करो क्वेश्चन, लास्ट में वैल्यू होती है, इसमें एक आधा डाल के देखोगे तो रिवर्स भी चेक हो सकता है। 9 तक बेटा, 10 तक, 9 10 तक क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, HN स्ट्रक्चर बनाओ, C कराया हुआ। बाकी बच्चे बताओ बेटा, क्वेश्चन 9 करवाया है नहीं करवाया हुआ। नाइट्रोजन का किसका, कार्बन का चाहिए, देखो कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसके लिए -1 +1, इस बॉन्ड के लिए -1 +1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए तो 0 0 रूल करवाए थे ना। अब दोबारा गलती नहीं करनी है बेटा, अगर दोबारा गलती करोगे तो फिर 2 3 3 बार करना होगा। ये देखो शिवानी ने लिख दिया, यस सर डन इन क्लास, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन तो पूछना महापाप होता है, बिल्ली मारने से बड़ा पाप होता है। तो इसका मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं। 10 नंबर पर कोई प्रॉब्लम, 10 ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है 10।
क्लास में नोट्स में देखना बेटा, 10 देखना है। कैरो और मार्शल, ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, कैरो या मार्शल। 11 तक, 11 नो सर, नो सर। 12, 12, 13, 13, 14, 12 भी, 13 भी। अंशिका, शिवानी का 12 है। 12 में क्या मिस्टेक हो रही है बेटा शिवानी, तुम्हारा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो नाइट्रोजन है तो अमोनिया में क्लियर कट है ना, नाइट्रोजन का निकालना है तो पता है कि ये नाइट्रोजन तो अमोनिया ही है, और अमोनिया में नाइट्रोजन के लिए आपको निकालना है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन करेक्टली गिवन, तो अमोनिया के अंदर निकालोगे तो इतना तो आएगा नहीं, जीरो तो नहीं आएगा बेटा। पूरे अमोनिया का जीरो हो सकता है, नाइट्रोजन का तो जीरो कभी नहीं हो सकता, है ना। NH2OH में देखो नाइट्रोजन का, NH2OH, नाइट्रोजन का X +2, पूरे OH का -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू -1 हो गया, ये भी नहीं हो सकता, गलत है। N2H5, तो N2H5 तोड़ देते हैं वापस, N2H5 और सल्फेट को अलग अलग कर दो, तो सल्फेट में ये वैलेंसी हो जाएगी और N2H5 में 1 वैलेंसी आ जाएगी, प्लस का 1, तो यहाँ 2x है, +5 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, +2 नहीं आएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड में तो नाइट्रोजन का आ गया बेटा, साफ ही पता लग रहा है। चाहे तो ऐसे लिख दो या ब्रेक कर दिया करो, ये इसकी चार्ज होती है, ये इसकी चार्ज होती है, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। विश्वजीत राय जी कुछ पूछ रहे हैं कि आपका सर नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अभी 14 पे पहुंचते हैं बेटा, एक्चुअली वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 13 का भी डिमांड आया था, रेनी का, हर्षिता का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, नॉट एन इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल का सेम एटम जो है अंदर जा रहा हो आपका, तो इंट्रामोलिक्यूलर देखो, जैसे KClO3 है, जैसे एक ही मोलिक्यूल का Cl भी और ऑक्सीजन भी रिडॉक्स में जा रहा है। Mn2O7 में Mn और O एक ही मोलिक्यूल का मैग्नीज, तो ऐसे जो होते हैं वो नॉट एन इंट्रामोलिक्यूलर, तो ये तो आपके इंट्रामोलिक्यूलर हैं, एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट। अमोनियम नाइट्रेट में देखो एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट, एक ही स्पीसीज। H2O2 में देखो, H2O2 में अगर आप देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन कौन से वाली है, देखो ये कम प्रोपोर्शनेशन होगी ना, H2O2, और उसमें H2O + O2, उसमें 2 H2O2 लिए उसने, उसमें से एक H2O2, एक H इंटरमोलिक्यूलर हो गया, एक H2O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा H2O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो दो मोलिक्यूल में, तो ये जो है एक मोलिक्यूल का पार्ट के अंदर नहीं हो रहा है, इसमें दो मोलिक्यूल यूज हो रहे हैं H2O2, इसलिए हम इसको देंगे बेटा, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन। उन सब में एक ही मोलिक्यूल के दो एटम यूज हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक H2O2 का O2 जा रहा है ऑक्साइड में और एक H2O2 का O2 जा रहा है आपका रिडॉक्स में, तो आपका कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट है बेटा ये। 14, हाँ क्या पूछना चाहते थे सर 14, हाउ टू राइट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन 14 में इक्वेशन का तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, सीधा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। SO3 2 नेगेटिव है, सल्फेट आयन है, किया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, सारे एग्जांपल। सल्फर का X हो गया, ऑक्सीजन का -6 हो गया, इज इक्वल टू -2, देन X इज इक्वल टू +6, तो पहले का 6 निकल आया। विश्वजीत ऐसे निकालना बेटा, कर लोगे, फार्मूला इक्वेशन कोई नहीं बनेगी, ये तो बस आपने S की वैल्यू निकाल के करनी है, हो जाएगा विश्वजीत। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपने मुश्किल सोच लिया, उसको X करके निकालना था। नेक्स्ट बेटा आ जाओ 15 में, किसी को प्रॉब्लम 15, 16 में,
15 और 16 में बेटा किसी का 15 16 नो, तो देन आ जाओ 17 17 18 18 19 20 20 तक बेटा, 20 तक सारे इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है बेटा। इन तरह की जो क्वेश्चन गलत हुए हैं एक अलग से कॉपी बना लो, उन गलत वालों को जरूर सोल्व करो, क्योंकि वही आपको एग्जाम में तंग करने वाले हैं। अगर यहां तंग कर रहे हैं तो बेटा तैयार रहना है, बी रेडी कि इस तरह का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, मैं पहले ही उस पर हार्ड वर्क कर लूं। 15 बता दो, 15 बता दो, 15 बता के नहीं आया क्या मैं भी। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, ये रिएक्शन की थी जो हमने वो वाली है। अगर आप P4 को चेंज करोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है, बेस की प्रेजेंस में PH3 सब कुछ दे रखा था उसने और NaH2 PO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हेयर इज 0 और यहां पर आ रहा है -3, यहां पर आ रहा है +1, तो फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स, और रिडॉक्स भी ओनली ऑक्सीडेशन नहीं है, ओनली रिडक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स है। रिडॉक्स भी देखो कौन से टाइप की रिडॉक्स है, आगे अगर टाइप भी पूछा जाए बेटा तो आप बोलोगे ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स। के बाद आपका आ रहा है 20 फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ फेरासाइन टू नंबर ऑफ फेराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर निकालना बेटा, एन फैक्टर। तो अगर हम Fe+2 को Fe में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा रहे हैं, तो ये एक्चुअली जितने चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना फेराडी करंट होती है। तो +2 से 0 डिफरेंस आया एन फैक्टर 2, इसका मतलब आंसर हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। जितना मोल इलेक्ट्रॉन चेंज होता है उतना फेरेड होता है बेटा, तो 2 फेरेड। मोल नहीं निकालना है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना था आपने कि नंबर ऑफ फेराडे का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हो, जितना एन फैक्टर होता है उतना फेराड ही होता है। क्लियर? ट्वेंटी 21 तक देखो बेटा, आगे 21 तक तो देखो एक मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, जैसे Fe+2 से Fe में कन्वर्ट कर रहे हो -0.44 है, Fe+3 से Fe2 में कर रहे हो 0.77 है। बोथ आर कीप टुगेदर, Fe+2 Fe+3 एंड Fe ब्लॉक्स, इन सब को हमने इकट्ठा कर दिया। तो इसमें हमें ये देखना है कि रिएक्शन क्या होगी बेटा, हमारा रिएक्शन क्या होगा। तो देखो एक बात क्लियर है कि जिस रिएक्शन का SRP ज्यादा होगा, मेटल है ये मेटल, जिसका SRP ज्यादा होगा और एक का SRP जिसका कम होगा, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो ये बोल सकते हो ना, ऐसे बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन इनके लिए नीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका SRP कम होगा उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है। तो अब देखो पहले वाली इक्वेशन में -0.44 है और इसमें तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया, तो जिसका लो हुआ है उसकी रिएक्शन लिखनी है रिडक्शन की। तो Fe+2 से Fe लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन को, Fe+2 से Fe हो जाएगी ये, तो क्योंकि ये रिडक्शन हो गया। और जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन लिखना है, तो यहां उल्टा लिखा हुआ है, हम ऑक्सीडेशन बना देंगे। Fe+3 Fe2 है तो इसका ऑक्सीडेशन बनाना है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन Fe2 पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन बना करके और Fe+3 बना देंगे बेटा। पहला रिडक्शन हो गया, दूसरा ऑक्सीडेशन, दोनों को ऐड कर दो। तो जो आपके जनरल रिएक्शन क्या आई, Fe+2 जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe और Fe3 में एक रिडॉक्स बन गई, 2 Fe लिया आपने। तो यहां पर आपसे पूछा गया था
इन सबको साथ में रख दें तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी? तो पहला देखो Fe+3 इंक्रीज, Fe+3 इंक्रीजेस। दूसरा क्वेश्चन है आपका Fe+3 डिक्रीजेस, और थर्ड क्वेश्चन है आपका Fe रिमेन अनचेंज, Fe+2 डिक्रीजेस, Fe+2 डिक्रीज। देखो Fe+2 डिक्रीज होता तो Fe+3 इंक्रीजेस का फार्मूला आता। तो यहां पर हमारे पास E0 -0.44 और Fe+3 से Fe+2। अच्छा एक चीज और, यहां पर देखो Fe+2 से 0 मतलब ये भी रिडक्शन वैल्यू दे रखी है, E0 रिडक्शन, और Fe+3 से Fe+2 ये भी आपको रिडक्शन वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब ये -0.4 है, 0. जिसका SRP ज्यादा है, हाई ये हुआ, जिसका हाई है उसका रिडक्शन देना है। तो रिएक्शन उल्टी लिखनी पड़ी हमें, ये वाली रिएक्शन नहीं, जिसका SRP हाई है, जैसे SRP हाई है इसका रिडक्शन लिखना है। SRP हाई मतलब इसका रिडक्शन लिखना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिडक्शन लिखना है Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe2, रिडक्शन इसका लिखना है दूसरे वाले का। और जिसका लो है उसका ऑक्सीडेशन लिखना है। तो इस वाली ऊपर वाली रिएक्शन का ऑक्सीडेशन Fe से Fe+2, मतलब रिएक्शन जो हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो क्या बन गया देखो Fe+3 Fe, और इधर आप करोगे तो Fe+2 के 2 पार्टिकल। तो अब ये रिएक्शन जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे कि Fe+3 इंक्रीज और Fe+2 डिक्रीज। दो ऑप्शन तो आंसर नहीं है, एक है। हम इधर जा रहे हैं, हमारे पास क्या है Fe2 बढ़ता जा रहा है और Fe+3 कम होता जा रहा है। ये आंसर होंगे, ये 2 आंसर होंगे। तो Fe+3 डिक्रीज दे सकते हो आप, रिमेन नहीं कर सकते हम। Fe2 डिक्रीज नहीं हो रहा, Fe2 इंक्रीज हो रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो SRP वैल्यू से ऑक्सीडेशन, हाँ बेटा जनरली SRP है, लेकिन दीपांशु याद रखना कई बार क्वेश्चन में लफड़ा होता है। इधर से सिंबल देख के डिसाइड करना कि SRP है या नहीं है। अगर इधर SRP दिखा रखा है तो SRP लेना है। मान लो इसको घुमा के Fe से Fe+2 होता तो फिर रिडक्शन नहीं होता, फिर ऑक्सीडेशन होता। रिडक्शन वाली इक्वेशन दे रखी है तभी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्लियर? और वो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए, उससे डिसाइड करना है। अभी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा ना, और कराऊंगा, इसमें और आ जाएगा। बेटा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले यहां चेक करो कि ये जो E0 है उसने तो कुछ नहीं लिखा हुआ शिवानी कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो यहीं से तो देखोगे Fe+2 से Fe रिएक्शन दे रखी है, +2 से 0, इसका मतलब ये रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। आप दूसरा है Fe+3 से Fe+2, +3 से +2 कम जा रहा है, ये भी रिडक्शन दे रखा है। जब दोनों की रिडक्शन वैल्यू दे रखी है तो उससे हमें रिएक्शन जो बनानी है वो SRP वैल्यू से बनानी है। SRP वैल्यू जिसका ज्यादा होता है उसका रिडक्शन लिखना है रिएक्शन में, और SRP वैल्यू जिसका कम होता है उसका जो है रिडक्शन नहीं लिखना तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में लिखना है। तो -0.44 और 0.77 में ये हाई वैल्यू है, इसकी वाली हाई है। तो जिसकी हाई SRP वैल्यू है उसकी रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको, क्योंकि रिडॉक्स बनाना है ना रिएक्शन, उसकी रिएक्शन को अगर करना है तो फिर आप क्या करोगे, जिसका हाई है उसका रिडक्शन लिखो। तो Fe+3 से Fe+2 का रिडक्शन लिख दिया, इसलिए मैंने R लिखा है यहाँ पर, रिडक्शन कर दिया। और जिसका लो है -0.44 उसकी इस चीज को ऑक्सीडेशन में लिखो। मतलब हमें रिएक्शन में उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने, तभी तो रिडॉक्स बनेगी। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से आपको पता चलेगा कि रिएक्शन किधर जा रही, कहां ले जाना है आपको। तो यहां से पता लग रहा है कि Fe+3 और Fe रिएक्ट करके Fe+2 बनाएंगे। अब ऑप्शन देखो, पहला कहता है Fe+3 इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा भाई, रिएक्शन इधर जा रही है। तो Fe+3 से तो Fe+2, तो Fe+3 तो डिक्रीज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आपका Fe+3 डिक्रीज हो रहा है। क्लियर शिवानी? जिन बच्चों को अभी भी ये समझ नहीं आया है उसको 2-4 बार देखना, घर पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलो बेटा 22 में किसी का प्रॉब्लम? 22, 23 नहीं है 23 तक। 24, अरे ये तो क्वेश्चन गलत आ गया।
23, 24 ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं आएगा इक्विलिब्रियम का। 23, 24, 24 इस टॉपिक का नहीं है। 25, 25 24 फिर भी बता दूं आप लोगों को, आगे थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। ये रिलेशन होता है बेटा, केपी केसी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है प्रोडक्ट और गैसियस का डिफरेंस, इधर 1 है इधर 2 है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 - 1, 1 का डिफरेंस, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी आ जाएगा। यहां से आप टी निकाल लेंगे, केपी केसी का रेशियो निकालना है, केपी और केसी बराबर है, तो केपी अपॉन केसी इज इक्वल टू आर टी, दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 इज इक्वल टू आर टी, तो आर इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1/r। आर की वैल्यू आती है आपको 0.08, ऐसे कर लेना था, लेकिन यहां से रिलेटेड नहीं है। हाँ बेटा विधि सही है, वो उसमें आएगा बट इक्विलिब्रियम में आएगा। यस 25, 26, 25, 26 में किसी का प्रॉब्लम? 25, 26, 27, 28, 29, 27 कह रहा है। इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीडाइज कर रहा है, उस खुद का रिडक्शन होता है। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत बार बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का इटसेल्फ रिड्यूस्ड होगा, इटसेल्फ रिडक्शन होगा, इटसेल्फ होगा। तो इन द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेंट कह रहा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ लूज एंड गेन, इलेक्ट्रॉन चेंज टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन चेंज टेक प्लेस। तो अगर आपको इन द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेंट सिर्फ दे रखा है, तो इसका इटसेल्फ जो होगा रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बेटा इसका, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ, या तो यहाँ कुछ ऑक्सीडेंस की जगह रिडॉक्स होता तब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेंट की जगह इसने जो आंसर दिया है ठीक नहीं हूं मैं, एग्री नहीं हूं उसके साथ, रिडॉक्स होता या ऑक्सीडेंट की जगह तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चेंज टेक प्लेस। लेकिन ऑक्सीडेंट कह दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा, तो बेटा इसका आंसर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, डी गलत है, डी गलत है, रिमार्क्स में डाल देना आप लोग। 28 हो गया था, तो क्लास में किया हुआ 29 तक, 29 के बाद 30 बेटा, अप टू 30, 31, 32, 33, 34, 25, 34 तक पहुंच गई, इतना पीछे चली गई ये लड़की, क्या करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसी को रिड्यूस नहीं करता है वो क्या है? देखो SO2 में सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो दोनों काम कर सकता है, रिड्यूसिंग भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, दोनों काम कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। लेकिन CO2 में +4 है, +4 है तो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन होता है, +4 हाईएस्ट है। जब किसी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेटा मैंने ट्रिक सिखाया था आपको, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ओनली एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग है तो रिड्यूसिंग नहीं कर सकता। वो लोवेस्ट में होता है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन हाईएस्ट होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे देखो, कई बार दिमाग कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में फंस जाता है ना।
बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल क्लियरिटी से थोड़ा दिमाग को जो है ना बिल्कुल उसमें रखना होता है, 180 डिग्री सुई होनी चाहिए। 31 32 तक पहुंच गए थे हम, 33 तक बेटा किसी का, 33 34 तक, 35 विधि पूछना चाहती है 30, विधि का 30 है। विच चेंज रिक्वायर एन ऑक्सी, देखो उसको क्या कह रहा है, विच, क्वेश्चन को पढ़ना था विधि ध्यान से, क्या कहना चाहता था, विच चेंज रिक्वायर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो हमें खुद का क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन चेक करना है सबका। तो देखो ये रिडक्शन, थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखोगे ना तो आइडिया लग जाता है, ये +6 है, ये भी +6 है, यहाँ तो कुछ नहीं है। ClO नेगेटिव में देखो ये भी रिडक्शन, तो 2 रिडक्शन तो आंसर हो नहीं सकता, तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। तो सल्फर का कितना होगा, 3 2 जा 6, 4 +2 से +2.5 तक। तो विच चेंज रिक्वायर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको चाहिए, जिसका खुद का दूसरा कोई इनका आके ऑक्सीडेशन कराए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखना है बेटा आपने। 31 से हम पहुंच गए थे आगे 34 तक, 35 तक, नेक्स्ट चलो बेटा 36 तक, अप टू 36, 37, 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अभी क्या मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक पढ़ के आए हो, फास्फोरस में मोनोबेसिक मतलब n फैक्टर 1 किसका होता है, कहां से देखते थे बेटा, ऑक्सीजन से देखते थे। जितने ऑक्सीजन है फास्फोरस वाले केस में, सब में फास्फोरस है। देखो फास्फोरस वाले केस में मैंने आपको बताया था बार बार, देखो एक पीरियड एक चैप्टर आगे जाते ही हमारा दिमाग फिर डंप हो गया, ये फास्फोरस वाला है, ये ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम एन फैक्टर है, तो H3PO2 का एन फैक्टर आ गया मेरे पास, H3PO2 का एन फैक्टर आ गया मेरे पास, H3PO2 का ये रहा एन फैक्टर 1, तो एन फैक्टर अगर 1 आएगा एन फैक्टर 1 आएगा, तो यहां एन फैक्टर 1 हो गया, वो मोनोबेसिक होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, वो इसकी स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि P डबल बॉन्ड O और एक मोनोबेसिक है O के साथ H है, और बाकी जो H बचेंगे P के साथ डायरेक्टली H होते हैं, जो O के साथ H होता है वो बेसिसिटी शो करता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। और यहां पर देखो जो H शो कर रहे हैं हम, यहां पर जो आप H शो कर रहे हो ये है PH रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। तो मोनोबेसिक भी है, सिर्फ आप मोनोबेसिक वाला भी कॉन्सेप्ट लगा देते तब भी आपका काम हो जाता। फिर आपका क्वेश्चन आया N37 पूछा है बेटा कुछ बच्चों ने, 37 हर्षिता ने पूछा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NH3 ऑक्सीडाइज टू NO बाय 1 मोल ऑफ O2, बाय 1 मोल ऑफ O2। देखो एक रिएक्शन तो ये है NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है NO में बाय 1 मोल ऑफ O2, तो NO और H2O बनेगा। तो N का देखो N फैक्टर निकाल लो, यहां N का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, तो -3 से +2 डिफरेंस आ गया, N फैक्टर आ गया, NH3 का N फैक्टर आ गया, -3 से +2 कितना हो गया 5, -2 से +2, -3 से +2 तक कितना हो गया 5, -3 से -2 -1 फिर 0 फिर -1 फिर 2, 6 हो गया, 6 हो गया, डिफरेंस 6 का आ गया। ऊपर O2 में इधर 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इधर -2 है, तो इसमें डिफरेंस हो गया -2 का डिफरेंस, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसका 2 है तो 4। अब आप दोनों के मोल इंटू एन फैक्टर लगाओ, मोल इंटू एन फैक्टर आप अमोनिया का यूज करो इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑक्सीजन का यूज करो। तो मोल देखो अमोनिया के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया,
इक्विवेलेंट ही पूछ रहा है, जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सिर्फ अमोनिया के पूछ रहा है, तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे उतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के होंगे, और इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के आप मोल इंटू एन फैक्टर से निकाल सकते हो। आपको मोल भी पता है, एन फैक्टर भी पता है। मोल जो दे रखा है वो 1 मोल दे रखा है ऑक्सीजन का, एन फैक्टर आप O2 से O में कन्वर्ट करोगे तो 0 से -2 का डिफरेंस, और O में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 4 एन फैक्टर निकाला आपने, ये रहा 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो NH3 देखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां से यूज करोगे। उसका 5 आ रहा है, इसका 6 नहीं, इसका 5 आ रहा है डिफरेंस, -3 से +2 5, इसकी जरूरत नहीं है, बट हमें इक्विवेलेंट निकालने, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मोल दे रखा है, एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का, रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन O2 से O में कन्वर्ट करेंगे तो एन फैक्टर जो आएगा 4 आएगा, तो मोल इंटू एन फैक्टर। 38 में किसी को प्रॉब्लम? 38, 39, 40 तक बेटा किसी को प्रॉब्लम? अप टू 40, अप टू 40 क्लियर है बेटा? देखो, इट इज अगेन एडवाइजेबल फॉर यू, यू नीड टू लर्न। जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको दोबारा कॉपी में लिखेंगे, दोबारा करके देखेंगे क्वेश्चन को, अपना सॉल्यूशन खुद निकालेंगे। मैंने जो सॉल्यूशन बताया है अब आपने वो याद करना है, फिर करके एक बार दोबारा जो है इस पेपर को सोल्व करना है, एटलीस्ट वो वाले क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए हैं बेटा, फिर आपको पता लगेगा कि आपने क्या मिस्टेक किया था। वो मिस्टेक फिर आपका दूसरा एग्जाम होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हमें जो गलतियां, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो तो एक बार चीज आ गई बस हो गया, वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग जो है सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। जैसे ड्रेस सेंस, हम किसी को देख के सीखते हैं, यार मैं भी ऐसा पहनूं, मैं भी ऐसा स्मार्ट लगूंगा, मैं ऐसी स्मार्ट लगूंगी ऐसे, तो ये कुछ चीजें ज्यादातर लोग सीखते हैं। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं बेटा। इसलिए जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको अलग से कॉपी बना लो। हर एक टेस्ट का यही आपका प्रोसीजर होना चाहिए। जो आज आपसे गलत हुआ है एग्जाम में भी उसी के चांसेस गलत होने के ज्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन को आज देखो, फिर दोबारा कभी टेस्ट होगा तो हम दोबारा देखेंगे बेटा, और बार बार देखेंगे तो वो चीज कभी गलत नहीं होगी। नथिंग कैन मैनिकल यू फ्रॉम गेटिंग योर सीट, अगर आप प्रोसेस अच्छी तरीके से रखेंगे बेटा। अच्छी तरीके से प्रोसेस अगर आपने रखना है तो ऐसे करना है आपने। तो 41 तक किसी का प्रॉब्लम? आगे 41, 42 तक, 45 तक बोल दो जिसका कोई, जिनके जो क्वेश्चंस हो आपको ध्यान है प्रॉब्लम। 42 तक गलत हुआ होगा तो आइडिया होगा किसी को। 43, 44 और 45 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम। 45 तक किसी का प्रॉब्लम क्लियर है बेटा? हो गया डिस्कशन। चलो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करें अपने अपने पॉइंट पे। (45) और 42 का प्रॉब्लम आया है। 45 नहीं आना चाहिए था विश्वजीत। HBH2PO2 क्लास में किया था, इसको तोड़ दिया करो। Ba2 पॉजिटिव बन जाएगा, H2PO2 नेगेटिव बन जाएगा, H2PO2। अब आप फास्फोरस का निकाल लो। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो +2, और फास्फोरस का X, ऑक्सीजन का 1 का -2 होता है, 2 है तो -4 इक्वल टू -1। ऐसे करके ब्रेक करके तोड़ा करो बेटा, ब्रेक करके, हमेशा ब्रेक करके तोड़ोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1 है क्या? देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मुश्किल ये है कि हमने उसको अटेम्पिंग ढंग से नहीं करते हम। HBH2 है तो पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी जाएगा। ऐसे ही मेरे पास 42 भी किसी ने पूछा है। देखो 42, ए मेटल आयन M+3 लूज 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, भाई M ऑलरेडी +3 के अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन और यूज कर रहा है, मतलब बच्चे जो होते हैं उनका क्वेश्चन है, तो +6 आ जाएगा इसका। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 3 में से M में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। उसने 3 ऑलरेडी निकाल रखे हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता है, तो +6 आ जाएगा बेटा। बट डजंट मैटर, आपको नहीं आया, आपने पूछा, ये एक अच्छी बात होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं चल रहा हूं।
नेक्स्ट बेटा, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के फर्स्ट लेक्चर में कुछ जो है हमने लॉज किए थे भाई, बॉयल्स, चार्ल्स, मतलब उन पर प्रॉब्लम की थी हमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, बेसिक कंसेप्ट से कुछ हमने प्रॉब्लम्स की थी और वो लॉ से रिलेटेड थी, जैसे बॉयल्स, चार्ल्स, इन सब रूल को हमने जो एवोगैड्रो रिलेट करना सीखा था। फिर इसके बाद क्या होते हैं, दो रूल हमारे पास और आते हैं बेटा। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो डायरेक्ट कर चुके, हालांकि इन रूल को भी हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही निकलेंगे, बट थोड़ा सोचते हैं। जैसे पहला रूल मैंने आपके सामने रखा है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन साइंटिस्ट ने दिया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ जो है आपका पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई भी मिक्सचर है, अगर हमारे पास ये कह देते हैं कि दो गैसेस का मिक्सचर है लेकिन नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, जो गैसेस हैं किसी कंटेनर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए बेटा, आपस में रिएक्ट नहीं करे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता है, कर मत देना बेटा, क्योंकि हम ये अगर ये कर दिया तो फिर तो कमाल ही हो गया कि H2 और O2 मिलकर वाटर बनाने लग जाए तो वाटर की प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा है नहीं। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन न्यूट्रल रहती है, N2 न्यूट्रल रहती है, तो H2, O2, N2 अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हैं या ऐसे गैसेज हैं जो नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, तो किसी एक का इंडिविजुअल का प्रेशर इसके अंदर कैसे निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो किसी एक का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना होता है, तो जो टोटल प्रेशर लग रहा होता है, किसी एक का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो प्रेशर किसी एक का इंडिविजुअल जो टोटल प्रेशर है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सिंपल सा फार्मूला, किसी भी इंडिविजुअल का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट होता है। किसी भी गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर उसके खुद के प्रेशर और टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट होता है। तो यही जो पार्शियल प्रेशर है वो किसका होता है, प्रेजेंट अलोन, अकेला अगर कोई हो तो उसका कितना प्रेशर है कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर। तो पार्शियल प्रेशर किसी गैस का हमको निकालना हो तो फार्मूला हो जाएगा बेटा, इंडिविजुअल का प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसके अंदर आप देखोगे अगर आपके पास अलग अलग गैसेज हैं तो आप टोटल प्रेशर निकालते हो तो उसका भी फार्मूला है, टोटल प्रेशर है तो जितने आपके पास अवेलेबल हैं इंडिविजुअल उन सबके प्रेशर का सम कर दो, तो जितने भी कम गैसेज प्रेजेंट हैं उन सबके इंडिविजुअल प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर का सम कर दें तो हमारे पास टोटल प्रेशर हो जाएगा। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ध्यान रखना है ये किसी कंटेनर में होना चाहिए बेटा, कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, कंटेनर क्लोज होता है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट के साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो बात अपने आप आपको समझ आने लगेगी। आप पढ़ते हो PV इज इक्वल टू एनआरटी, we know that what is the ideal gas equation, ideal gas equation is equal to PV always nRT, तो we can say that ना PV is equal to nRT, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो चीजें हटा दो, मैथमेटिकली सोचो जरा आप, अगर PV is equal to nRT है तो जो आपके पास कांस्टेंट चीजें हैं वो हम हटा देते हैं। अगर हम कांस्टेंट चीजें हटा देंगे, मतलब मैंने ये एग्जांपल लिया आपके लिए कि हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके इंडिविजुअल प्रेशर P1 है, P2 है, P3 है। मैं कह रहा हूं कि ये क्लोज कंटेनर है और क्लोज कंटेनर है बेटा, तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर भी सपोज हमने कांस्टेंट ले लिया, रूम टेम्परेचर पर या किसी भी एक टेम्परेचर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से निकालने हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी। अब आपने क्या कर दिया कि इसके अंदर V को कांस्टेंट कर दिया, T को भी कांस्टेंट कर दिया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो किसी का भी प्रेशर डिपेंड किस पर करेगा, उसके नंबर पर तो करेगा, इसीलिए नंबर पर अगर अकेला होता तो एक का प्रेशर एक का नंबर, अगर टोटल होता है तो फिर नंबर पर ना डिपेंड करके मोल फ्रैक्शन पर N/NT पर डिपेंड करता है। तो N/NT तो बात वही है, प्रेशर जिसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा और उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। और टोटल निकालना है तो आपका टोटल जो निकलेगा मोल फ्रैक्शन इंटू जो इंडिविजुअल पढ़ा हमने, इंडिविजुअल प्रेशर हो गया मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और टोटल सबके निकालने तो टोटल प्रेशर निकालना हो तो दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं बस आपने, टोटल निकालना हो तो सबका सम कर दो, PA PB प्लस PC। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों कि मान लो आपको मोल दे रखे हैं तो ठीक है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी निकल सकता है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन देखो नोट में, नॉलेज क्लाउड में नोट में, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो किसी का, XI इज इक्वल टू इंडिविजुअल का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो तब भी मोल फ्रैक्शन।
अगर प्रेशर आपको जो है नहीं दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल के नंबर और टोटल नंबर, तो NI/NT से निकाल सकते हो। अगर आपके वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स देखो अगर अलग अलग होंगे तो गैसेस के वॉल्यूम अलग अलग होंगे, कंटेनर का नहीं गैसेस का, तो V इंडिविजुअल का टोटल वॉल्यूम, इससे भी निकाल सकते हैं, जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपली किसी भी गैसियस मिक्सचर में, नॉन रिएक्टिंग गैसियस होना चाहिए, बट नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी का इंडिविजुअल प्रेशर जो है उसकी इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई होता है, और जितने इंडिविजुअल प्रेशर है उनका सम कर दो तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि चलो इसमें आपने कोई गैस कहीं रखी हुई है और आपने कहा कि जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। सिंपलिसिटी ये है, जैसे इस रूम के अंदर डिफरेंट गैसेज रखी हुई हो तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, बस सीधा सा बात ये है। वो तो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सेकंड, अगर इस जगह से दूसरी जगह में गैस को पास किया जाए, तो ये गैस को पास किया जाए तो इसके बारे में जो हम रूल पढ़ते हैं वो है हमारे पास बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन सिर्फ एक टेक्निकल टर्म में फर्क है। डिफ्यूजन होता है कहीं से भी कोई जगह एक जगह से पूरी तरह से बह जाए दूसरी जगह में। इफ्यूजन होता है छोटा सा पिन कर दें किसी में, छोटे से पिन से अगर गैस जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको इफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन और इफ्यूजन आर सिमिलर थिंग। तो इसमें क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर आप प्रेशर कांस्टेंट करो, एट कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आने की। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कंडीशन याद रखनी है। अब आपके पास हेयर द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो भी कर रहे हो आप ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, प्रैक्टिकली निकाला गया तो स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d है। D क्या है यहां पर, वेपर डेंसिटी है, बट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब मेरे पास यहां कोई कंटेनर है, वेसल्स है, यहां से मैं कोई गैस डिफ्यूज करना चाहता हूं तो गैस अगर यहां से बाहर आएगी बेटा, सपोज A गैस बाहर आ रही है या B गैस बाहर आ रही है, तो अब क्या होगा, उनका रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा इसके मोलर मास पर। मोलर मास मतलब जो भारी होगी वो धीरे चलेगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हमारा भी सीधा कॉन्सेप्ट है। जो हैवी होगा बल्कि होगा वो धीरे चलेगा, जो हल्का होगा वो तेज चलेगा। तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेट जो होता है मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यू नो कि मोलर मास जो होता है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, तो आप वेपर डेंसिटी भी यूज कर सकते हो, मतलब D भी यूज कर सकते हो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√D एट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो दो गैसों का अगर मैं डिफ्यूज कराना है, रिलेटिव कराना है, तो R1/RT इज इक्वल टू D2/D1 लिख सकते हो। R1/RT, R1 इधर लिख देता हूं, अगर ये पीछे जा रहा है तो R1/RT, दो का कंपेरिजन करना है तो D2/D1, या मोलर मास भी लिख सकते हो, R1/RT √ M2/M1, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। अंडर रूट में याद रखना है बेटा, आपने अंडर रूट में करना है। अब यहां कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला देख लो, देखो इंपोर्टेंट रिलेशन, बिल्कुल जर्नल आ जाए बेटा रिलेशन। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया R1/R2, ये भी सही है, D2/D1 ये लिखा है तो भी सही है, या R1/R2 M2/M1, बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि यहां पर दो चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, तब ये कंडीशन यूज होती है। नंबर 2, अगर मान लो आपके पास R नहीं है, जो R की जगह क्या ले सकते हो, R जो होता है रेट होता है। रेट का मतलब है एक जगह से, मान लो इस जगह गैस भरी हुई है, इस जगह पे गैस भरा हुआ है और एक जगह से गैस कितना बाहर जा रहा है कितने टाइम में, तो आप अमाउंट से ले सकते हो, N/T बोल सकते हो, कितने मोल जा रहे हैं, वॉल्यूम में ले सकते हो, V/T ले सकते हो, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L/T भी यूज कर सकते हो। N/T, V/T, L/T, कहने का मतलब क्या है कि सपोज आप ये देख रहे हो कि ये एक कोई होल है और यहां से गैस इधर आ रही है, सपोज बाहर आ रही है। अब वो गैस कितने टाइम में कितनी बाहर आ रही है उसको हम बोलते हैं रेट। अब वो गैस आप किस में रेट कैसे निकाल सकते हो, कितने मोल कितने टाइम में आ रहे हैं, N/T, कितना वॉल्यूम कितने टाइम में आ रहा है, V/T, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L/T। तो किसी भी टर्म में हम डिफ्यूज गैस जो ले सकते हैं।
तो डिफ्यूज गैस ले सकते हैं तो आप n/t, v/t या l/t, तो रेट जो है वो इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो। तो रेट जैसे R1/R2 को क्या ले सकते हो, जो ये वाली चीज है आप ले सकते हो n/t, तो n1t1 अपॉन n2t2 भी ले सकते हो। तो रेट की जगह और यहां वॉल्यूम की जगह तो मैं क्या फार्मूला बन गया, ये इस चीज को रिप्लेस करता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं इसको n1/t1 n2/t2 इज इक्वल टू d2/d1, या वॉल्यूम की टर्म में लिखना चाहो तो v1/t1 v2/t2 d2/d1। यहां पर t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां भी t आ रहा है वो टाइम, v आ रहा है वॉल्यूम, एस्केप्ड कितना हो रहा है, डिफ्यूज कितना हो रहा है, वॉल्यूम डिफ्यूज कितना हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं तो मोल्स कितने डिफ्यूज हो रहे हैं, मोल डिफ्यूज कितने हो रहे हैं। तो ये सारा आप L है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो रही है, कितने टाइम में, वो क्वेश्चन की थीम से समझना आपने। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेशन लगता आसान क्वेश्चन है बेटा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, नीचे वाली चीज ऊपर ले जाना, ऊपर वाली नीचे, फिर अंडर रूट निकालने में दिक्कत करते हैं। तो समझ लेना है रेट क्या है, किस किस टर्म में हो सकता है। इधर जो है d1 d2 हो सकता है, m2/m1 हो सकता है। अब पॉइंट ये आता है कि ये सब हम कह रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट तब होता है, जैसे दीपांशु ने क्वेश्चन भी किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अमाउंट अलग अलग ले लें, जैसे एज एग्जांपल अगर हम अमाउंट अलग अलग ले लें तो प्रेशर चेंज हो जाएगा बेटा। तो तब क्या करेंगे, इफ प्रेशर इज नॉट इक्वल, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉट कांस्टेंट, सिर्फ टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपका फार्मूला होगा R1/R2 इज इक्वल टू, प्रेशर अलग से, क्योंकि प्रेशर जिस पर ज्यादा लगेगा उसका रेट भी ज्यादा हो जाएगा, तो P1/P2 अपॉन वही आपका d2/d1, फिर ये फार्मूला लगाना है। लेकिन क्वेश्चन को समझना है, आपका क्वेश्चन मेडिकल में जहां तक देखता हूं मैं इधर भी नहीं पहुंचता, इससे पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में पहुंच जाता है, जो फार्मूले अपने पहले किए, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जब तक वो बताया नहीं तब तक आपने यही वाला फार्मूला यूज करना है, R1/R2 इज इक्वल टू d2/d1। मेडिकल स्पेशली ये ध्यान देना है आपको, उसको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं ले जाता आपको, फर्स्ट रूल पे ही ले जाता है, सिलेबस में आपका यही रूल है, R1/R2 d2/d1 टेम्परेचर और प्रेशर पर। मतलब ज्यादा सियाना तब तक नहीं बनना है जब तक कंडीशन नहीं दी जाए। जैसे अगर वो कंडीशन दे दे कि भाई आपका सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2, और प्रेशर जो होता है वो आपका PV इज इक्वल टू nRT है, तो P1/P2 की जगह N1/N2 भी लिख सकते हो। यहां पर R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2, रेशो सेम रहते हैं, जो प्रेशर के आएंगे वही इसके आ जाएंगे, तो ये भी यूज कर सकते हो यहां पर R1/R2। ये कब होता है, जब मास इक्वल नहीं होते बेटा। देखो सपोज मैंने दो गैसेज दे दी, एक हाइड्रोजन गैसेज दे दी, एक हीलियम गैस दे दिया मैंने आपको, मैंने कह दिया m ग्राम इसका मास है, m ग्राम इसका मास है। अब बेटा m ग्राम है तो मोल तो अलग अलग होंगे, अब हाइड्रोजन इधर से डिफ्यूज होगा और इधर से डिफ्यूज होगा, तो m है तो इसके मोल अलग बनेंगे, इसके मोल बनेंगे जो डिफ्यूज हो रहे हैं, वो क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट, तो m अपॉन हाइड्रोजन के केस में तो 2 बनेगा, और अगर हीलियम के केस में बनाओगे मोल तो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मोल, तो फिर अलग बन जाएंगे, मास जरूर सेम है। तो ये प्रेशर कब लगा सकते हो आप, हिंट की फॉर्म में अगर दूं, इफ मास इज गिवन फॉर डिफरेंट गैसेस, अगर डिफरेंट गैसेस का मास आपको बेटा दिया गया है, अगर मास आपको दिया जाता है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना, अदरवाइज इस पे नहीं जाना बेटा, आपने ऊपर वाला ही यूज करना है जब तक कंडीशन नहीं दे। हाँ, एग्जामिनर ने कंडीशन दे दिया कि भाई प्रेशर इक्वल नहीं है तो ये यूज कर लेना, जैसे अभी वाला किया आपने। अब देखो मैंने कुछ आपके प्रॉब्लम्स रखे हैं आपके लिए, उन्हीं पर जो 2 टॉपिक किए हैं हमने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन लॉ। देखो पहला केस, ए गैस ऑफ अननोन आइडेंटिटी डिफ्यूज एट द रेट ऑफ इतना, मान लेते हैं गैस ए है, वो अननोन है, हमें नहीं पता क्या है, उसका रेट दिया हुआ है RA, रेट हमें दे रखा है 83.3 मिलीलीटर पर सेकेंड, मतलब V/T की टर्म में दे रखा है, कोई इश्यू नहीं। इन एन इफ्यूजन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी जो दे रखी है वो CO2 दे रखा है,
कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एट द रेट ऑफ, उसका रेट दे दिया इसको, CO2 या बी ले लो आप। तो RCO2 दे रखा है, वो कहता है 102 है। ये कैलकुलेट द मोलर मास, इसका मोलर मास हमें नहीं पता। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपके ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका उधर नहीं ले जाता वो दूसरे वाले केस में। और यहां देखो मोलर मास B, वो हमें पता है, फार्मूले से निकाल लेंगे, CO2 से 44, बस अब फार्मूला लगा देंगे, RA/RB इज इक्वल टू √M2 या MB ले रहे हो तो MB/MB। RA/RT दे रखा है, सोल्व कर लो। RA जिसको लिया 83.3, RB जो लिया है 102, इधर कर दोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। MB दे रखा है 44 और MA उन आपको निकालना है, तो कैलकुलेट कर लो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आ जाएगा बेटा। 83.3 102 44/MA, यहां से MA कैलकुलेट कर लो। ये 4488 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट ये चला जाएगा आपका 44, तो आंसर बिल्कुल पास में है बेटा। अब देखो, अब अप्रोक्स मत लगाना, देखो 48 और 50 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए एक्यूरेट निकालोगे, जो MA की वैल्यू आएगी कैलकुलेशन कर लोगे, बना लोगे। सीधा फार्मूला यूज करना है, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1, कर लोगे कैलकुलेशन बेटा। चलो आगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना है। हाँ, जो भी बेटा आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसलिए जो भी आपका आंसर आएगा वो ठीक होगा, कैलकुलेशन ढंग से आपने कर लेना है। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, एक दे दिया आपको मीथेन, लिख लिया करो जो दे रखा है, मीथेन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस, इसका रेट सपोज R1 ट्वाइस ऑफ RB आ रहा है। दूसरा है X द मोलिकुलर वेट, तो M1 तो पता लग गया आपको, 12 और 4 16, M2 निकालना है, तो सेम फार्मूला R1/R2 √M2/M1, R1 का स्क्वायर यूज करना है, तो R1 कितना है, ट्वाइस ऑफ RB, गिवन टेम्परेचर ट्वाइस दैट ऑफ गैस X, तो 2RB/RB, M2 नहीं पता, M1 मीथेन है, 12 और 4 16, तो 2 इंटू ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 16 आ रहा है, इज इक्वल टू M2। तो कैलकुलेशन ध्यान देना, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है बेटा, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, यहां होगी भी। कैलकुलेशन में ज्यादातर लगता इजी है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाता है, तो उस टाइम आपने, अब देखो यहां हो सकता है मैंने भी गलती कर दिया, एक बार चेक करो, R1/R2 R1 2RB RB M2/M1, तो ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा M2/16, है ना, सही है, हमने सही किया है। दीपांशु 32 कैसे आ रहा बेटा, 64 आना चाहिए। ये इसी चीज के लिए देखो मैं आपको जो आपका अटेंशन कर रहा था कि R1 मीथेन सपोज R1 है अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 मतलब X वाला अपॉन M1। R1 कितना कह रहा है, पहले वाला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस दैट ऑफ X, मतलब ये 2 हो गया R2 का, R1 जो है ट्वाइस है R2 का, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर यहां से निकालोगे देखो √M2, तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं ना, वो प्रॉब्लम आपको आएगी, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के थ्रू ही, कि लगता आसान है लेकिन जो आंसर हम निकालेंगे वहां दिखेगा। तो कैलकुलेशन बड़े अच्छे से करनी है, तो 64 आंसर आना चाहिए इसका। जैसे कुछ बच्चों ने शिवानी ने 64 साक्षी निकाला है, तो निकाल के करना है बेटा, इजी नहीं है। मतलब एक बार बच्चा क्या सोचता है, सर फार्मूला तो याद है, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1, हमें करना ही तो है, पता नहीं कौन सी गलती कर जाओगे। जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, जो गलती करोगे वो ऑप्शन हो सकता है बेटा, इसलिए बी केयरफुल।
बी केयरफुल। इजी है, दिखता है, कई चीजें होती है ना दिखती इजी हैं लेकिन इजी होती नहीं है। Rate of diffusion of gas having molecular weight just double of nitrogen gas. Rate of diffusion of nitrogen. Rate of diffusion of gas molecular weight, जैसे गैस ए है सपोज, गैस ए हैविंग मोलिकुलर वेट जस्ट डबल ऑफ नाइट्रोजन, तो मोलिकुलर वेट हो गया एम ए, नाइट्रोजन का होता है N2 का 28, ट्वाइस इंटू 28। दूसरी है नाइट्रोजन, वो होगी 28 मोलर मास एम बी। रेट ऑफ डिफ्यूजन और पहले वाली का रेट दे रखा है आर ए 56, दूसरे वाली का रेट आपको निकालना है। सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, मैं फार्मूला लिख के छोड़ देता हूं इसका, आर ए अपॉन आर बी। जितने भी क्वेश्चन देखो आ रहे हैं तो ये आपके इसी बेस पर आ रहे हैं, एम बी अपॉन एम ए। तो आर ए है 56, आर बी अंडर रूट एम बी 28 और ए है ट्वाइस उसका अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 1.4 अंडर रूट 2 की वैल्यू। और कुछ कर सकते हैं तो इसको कर लो बेटा, या तो पहले ही कर दो 56 इंटू 56। हमें तो आरबी निकालना है, फिर क्यों कर रहे हैं हम, आरबी निकालना है तो ठीक है सीधा ही हो जाएगा 56 अपॉन आरबी। फिर लंबी कैलकुलेशन में क्यों फंसे, अंडर रूट 1/2, तो 1 अंडर रूट 2 हो गया 56 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4, तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा लगभग आरबी। जितने क्वेश्चन दिए देखो सारा फार्मूला बेस ही है, सिर्फ फार्मूला बेस पर करना है आपको, सीधा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड से अप्लाई करना है। जैसे इसमें देखो 50 मिलीलीटर ऑफ गैस ए, अब की बार वॉल्यूम दे दिया वी ए 50 मिलीलीटर, ए मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम दे दिया टी जो भी सेम है दूसरे के लिए, एज 40 मिलीलीटर ऑफ गैस बी है, उसका वॉल्यूम दे दिया वी बी 40, लेकिन टाइमिंग दे दी वही वाली टी बी, टाइम टी आ गया। अंडर आइडेंटिकल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन सब बता दी। इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ ए एम ए 64 और मोलिकुलर वेट ऑफ बी निकालना है आपको एम बी, तो फार्मूला देखो आर ना दे करके वी ए अपॉन वी बी यूज कर सकते हो, टाइम सेम है, वी ए अपॉन टी ए वी बी अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर की जगह वॉल्यूम के टर्म में रख दिया आपने एम बी अपॉन एम ए, तो टी कैंसिल हो गया, दोनों बराबर है, टी इधर भी है टी इधर भी है, तो सीधा रहेगा वी ए 50/40 इंटू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए 64 दे रखा है, तो ये सोल्व करोगे तो 50 इंटू 50 40 इंटू 40 एम बी अपॉन 64 कैंसिल कर देना जो होता हो, 4 कितना 4 पे चला जाएगा, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, तो 25 का 5/25 100 आ गया। बाकी कैलकुलेशन है बेटा, जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपका। तो ए अपॉन आर बी, जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बट इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। अगर हम सोचेंगे कि फार्मूला सर हमें आता है, हम एन द टाइम जो है उसी टाइम जो होगा ड्यूरेशन में हम कर लेंगे, तो फिर दिक्कत आएगा बेटा। इसमें देखो इससे रिलेटेड मैं आपको और भी प्रॉब्लम बता सकता हूं। जैसे देखो कि मान लो मैं ये बोल दूं कि इधर से मैं अमोनिया गैस पास करता हूं, इधर से NH3, इधर से मैं HCl गैस पास कर रहा हूं सपोज, और मैं कहता हूं कि सपोज इस जगह मिल जाती हैं ये दोनों और मिल के NH4Cl के व्हाइट क्लाउड बनाती हैं। टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां 10 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है सपोज x, ये कैलकुलेट करना। तो अब क्या है कि डिस्टेंस निकालनी है तो L वाला फार्मूला यूज कर लेना। मैंने क्या बताया था, सपोज इधर वाली x को L1 बोल दो और इधर वाली को डिस्टेंस को L2 बोल दो, आपको L1 निकालना है। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू, प्रेशर सपोज सेम दे दिया, P और T कांस्टेंट है, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1।
L1 को सपोज x लिया है तो टोटल डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है बेटा, यहां तक x हो गया तो बाकी जो बचा होगा हो गया 10 माइनस एक्स, बाकी हमारा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। M2, M1 सपोज इसको ले रहे हो, M2 इसको ले रहे हो आप, तो M2 कितना हो गया 36.5 और M1 हो गया 17। अब देखो अगर आपने इसका ये स्क्वायर हटा के इधर ले गए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि x और 10 माइनस एक्स की टर्म में क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे आप। तो ज्यादा इजी है कि इसको यहीं काट दो आप। 17 2 जो अप्रोक्सीमेट 34 होता है, 34 से √2 की वैल्यू आ जाएगी, √2 की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा सोल्व, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 होती है, आप रख दो 1.5, 36.5 का रखना, 2 पॉइंट समथिंग है। इससे क्या है कि आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली गोइंग हो गया। x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1.5 इंटू 10 15 और 1.5x, ये 1.5x इधर आ जाएगा तो 2.5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2.5, ये 10 हो गया, 5 3 जा 15, 5 5 25, 3 2 जा 5 2 जा 10, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आपको L भी यूज कर सकते हो, अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है दो जगह से जाके गैसेज एक जगह पे मिलेंगी तो एक साइड की L1 ले लो, दूसरा डिस्टेंस L2 ले लो, बीच का टोटल डिस्टेंस गिवन है आपको। वैसे मेरे बता दिया जाए कि भाई यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर है और ये x है, तो ये कितना हो गया 4 माइनस एक्स ही तो होगा, तो L1 एक ले लो, दूसरा जो टोटल लेंथ है उसमें से माइनस कर दो। और ये भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस पाथ से जाओगे तो आपका ईजी बनेगा बेटा, तो उसमें भी ध्यान रखना है। जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए L वगैरह वाला तो पहले इस साइड को सोल्व कर लिया करो, अंडर रूट ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? चलें बेटा आगे, कोई डाउट किसी को? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्किंग करनी है बेटा, आप लोगों ने अच्छे से वर्क करना है इस पर। और दूसरा जो है डाल्टन लॉ वाला पार्शियल प्रेशर, तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर में देखो जो रूल बनाए थे वही करने हैं आपने। देखो एक गैसियस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम CO2, 16 ग्राम ऑफ CH4, द टोटल प्रेशर 720 mm of mercury, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना। तो मैंने क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन निकालना है। डाल्टन लॉ क्या बोलता है, किसी इंडिविजुअल का प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फार्मूला है बेटा। मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है उसके लिए नंबर ऑफ मोल CH4 निकालना होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन जरूर मिलेंगी आपको, तो पहले एक एक का मोल निकालो। देखो पहला है 56 ग्राम नाइट्रोजन, तो मोल निकाल लो इसके, मोल कितना होगा वेट अपॉन फार्मूला वेट, नाइट्रोजन का 28, 2 मोल आ गए नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन। 44 ग्राम CO2, तो 44 अपॉन 44, 1 मोल आ गया CO2, 1 मोल CO2 भी आ गया। थर्ड है 16 ग्राम CH4, तो मोल निकाल लो बेटा, 16 और 12 और 4 16, तो 1 मोल इसका भी आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 यहाँ निकाल लिए, मतलब CH4 का 1 मोल, और टोटल मोल है तीनों के मिला दो 2 1 प्लस 1, टोटल प्रेशर दे रखा है 720 mm में, mm ऑफ मरकरी में दे रखा है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टोटल का 234 इंटू 720, इसे सोल्व कर लेंगे बेटा। 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, 80 mm। तो सिंपल पार्शियल प्रेशर का सिंपल जो आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है उसका सिंपल रूल लगाना है कि किसी का मोल फ्रैक्शन से उसके टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो तो इंडिविजुअल का प्रेशर निकल आएगा, 1 आ जाएगा बेटा। सही है साक्षी, समीर, विधि 1880 बिल्कुल सही है। देखो फिर एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि ए मिक्सचर ऑफ गैसियस एट 760 mm प्रेशर कंटेन 65% नाइट्रोजन, 15% ऑक्सीजन एंड 20% कार्बन डाइऑक्साइड बाई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कर दिया उसने, तो मैंने अभी यही बात बताई थी ना कि इन डेटा में फंसना नहीं है, उसने वॉल्यूम कर दिया। तो मुझे ये तो पता है ना कि इंडिविजुअल का प्रेशर किसी का ही उसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, ये मैं कहूं कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो किस किस से निकाल सकते हो, वो मैंने बोला था कि मोल फ्रैक्शन आप नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कर सकते हो। अगर गैसेज हैं तो नंबर ऑफ मोल और टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो
गिवन किसी का एक का इंडिविजुअल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, पी इंडिविजुअल वी इनिशियल जिसका भी है आपका और टोटल वी टी इंटू पी टी कर दोगे। वी इंडिविजुअल किसका निकालना है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, हर एक का निकालना है, तो एक एक का निकालते जाओ। पी आई निकालो पहले, जैसे पी आई मान लो आपने किसका निकाला पहले नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का 65% है, टोटल आपका 100% होगा हमेशा। 65 15 जोड़ के देखना आपका 100 आएगा, इनटू टोटल प्रेशर दे रखा है 760। ऐसे ही बाकी तीनों को निकाल लोगे, कर लोगे, एक होते ही बाकी का आइडिया आने लग जाएगा। अगर दो एक जैसे हैं तो दो, और तीसरा दोनों में से माइनस करके निकाल लेना टोटल प्रेशर में से। पी नाइट्रोजन है, पी नाइट्रोजन की बजाय क्या निकालना आपको, पी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 15/100 760। तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सबसे बेस्ट तो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड में आपके यहीं से आइडिया पता लग जाएगा, इधर 152 है इधर 152 है, इन दोनों में पता लग जाएगा, इसमें ये लेना ये इसमें लेना, उसमें से एक ही और निकाल के सोल्व कर लेना। जैसे पी कार्बन डाइऑक्साइड वो कह रहा है कितना है 20, ये इजी भी है 20/100 इंटू 760। तो देखो 20 से 20 वैसे ही कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 6 2 12 7 14 15। इसका मतलब आंसर या तो इसमें से हो सकता है या इसमें से हो सकता है। पहले हमने उसको सोल्व कर लिया टाइम बचाने के लिए, फिर अब ऊपर ये वाला कर लो। तो इसका अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन जाना ही है आपका, लंबा जाना है इसमें, तो चाहे ये सोल्व कर लो चाहे ये सोल्व करो। देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 हो सकता है ना इजीली, एक 0 से तो 0 कैंसिल कर ही दो भैया, और 15 ये आ जाएगा 88 15 7 कितना हो जाएगा 105 114 के आसपास, तो ये आ जाएगा बेटा। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, सी आ जाएगा बिल्कुल। सिमिलरली हिंट दे देता हूं इसमें, 0.45 ग्राम ऑफ गैस ए और मोलिकुलर वेट इतना 60 एंड 0.22 ग्राम ऑफ गैस 2 और मोलिकुलर वेट हो गया 44, एक्सर्ट ए टोटल प्रेशर 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। क्लियरली पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारा 75 सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें इंडिविजुअल का निकालना है। कौन से का निकालना है, गैस 2 का निकालना है। तो गैस 2 में होगा जो हमें नंबर ऑफ मोल जो है 2 वाले के चाहिए, नंबर ऑफ मोल 2 वाले के N2 और N1 प्लस N2 इंटू टोटल प्रेशर। अब नंबर ऑफ मोल 2 वाले देखो N2 का देखो 0.2 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ये भी तो होता है N इज इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला वेट, है ना। तो N वेट अपॉन फार्मूला वेट करेंगे तो वेट दे रखा है 0.22/2, 0.22 बाई गैस 2 का 0.22, मोलिकुलर वेट 44, निकाल लो। पहले का 0.45/60 इंटू टोटल प्रेशर, कैलकुलेट कर लेना बेटा इससे। तो कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बना लेना आपने। लेकिन देखो इट इज एडवाइजेबल कि मैं यहां छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता सकूं मैं, लेकिन आप जब भी घर पे करो तो इसका कंप्लीट कैलकुलेशन करना है, इसका बहुत प्रॉफिट होता है। जब कंप्लीट कैलकुलेशन करते हो तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत टाइम बच जाता है। अगर आप भी ऐसे छोड़ते चले गए और एग्जाम में ऐसा किया तो 2 घाटे हैं आपको, 2 नुकसान है। पहला जो है ये कि आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, कई बार पजल हो जाते हो, कभी की नहीं होती, पहली बार करोगे और ऐसे तो माइंड सेट होगा ना कि ये कैलकुलेशन मेरा किया हुआ है, ऐसे करना है, तो जल्दी कर लोगे, कहाँ एलसीएम लेना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर जैसे ये वाला केस सोल्व करना है तो यही ऐसे सोल्व कर लेते, 0.22 44 यहां रखते, ऐसे एलसीएम लेते। अब ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, 44 इंटू 60 0.22 इंटू 60 से कर दो और प्लस 0.45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 44 से इंटू 0.75, क्योंकि कैलकुलेशन होती है कई बार, बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है। ये 44 कैंसिल हो गया, अब 60 को ऊपर ला जाना और कैलकुलेट कर लेना। देखो एक यहां मैंने प्रॉब्लम दे दिया आपको, एक टोटल प्रेशर ऑफ सैंपल ऑफ मीथेन कलेक्टेड, कहता है ये देखो ये वाटर है, वाटर पर मीथेन गैस रख दी हमने,
किसी टेम्परेचर पर। तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो आपको जो बताया जाएगा, ओवर वाटर प्रेशर आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 735 टोर आ रहा है 29 डिग्री सेल्सियस पर। द एक्वस टेंशन एट 29। तो अब देखो टोटल प्रेशर होगा तो सम होता है ना जो इंडिविजुअल होते हैं, तो प्रेशर ऑफ वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर भी होगा और प्रेशर ऑफ आपका मीथेन भी होगा CH4। टोटल प्रेशर आपको 735 दे रखा है और प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है एक्वस टेंशन, मतलब एक्वस टेंशन का मतलब ये प्रेशर है वाटर का 30 टोर, तो ये 30 आ गया, तो ये PCH4 आ जाएगा। तो 705 आंसर देना, क्योंकि मैंने बताया था इंडिविजुअल के प्रेशर का सम भी टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। क्लियर? बना लोगे बेटा दोनों पर क्वेश्चन, इजिली हो जाएंगे। यहां तक करना है आपने। So let's see remaining part of this chapter in next class. Now I am leaving. Thank you very much for next class.